ट्रांसमीडिया फोरम आपका स्वागत करता है। कल 9 जून शाम के 7:30 बजे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल की शपथ ग्रहण समारोह जो नई दिल्ली राष्ट्रपति भवन में हुआ, वहां पर शपथ ले ली। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ 72 अदर्स मंत्रियों ने भी शपथ ली हुई है, जिसमें कुछ कैबिनेट मंत्री और कुछ राज्य मंत्री हैं। तो कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी 3.0 में उनका जो अलायंस है, एनडीए अलायंस, उसमें भाजपा को मिली हुई है, भारतीय जनता पार्टी को मिली हुई है 240-41 सीटें, एक दो सीटें प्लस माइनस हो सकती है। और बाकी जो अलायंसेस हैं उनको मिली हुई हैं, किसी को 16 मिली है, किसी को 12 मिली है, तो किसी को 2, किसी को 4, किसी को 5 ऐसी सीटें मिली हुई हैं। कुल मिला के एनडीए को जो है 296 टोटल सीटें मिली हुई हैं। मेजोरिटी के लिए, लोकसभा की मेजोरिटी के लिए 272, ये जो मैजिकल आंकड़ा होता है, मैजिकल फिगर होता है, 272 प्लस सीटें चाहिए होती है किसी भी पार्टी को, किसी भी अलायंस को गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करने के लिए, सेंटर में गवर्नमेंट बनाने के लिए। नरेंद्र मोदी लीड एनडीए गवर्नमेंट के पास 296 जो है एनडीए के अलायंस है, प्लस कुछ जो विपक्ष की पार्टियां हैं या कुछ जो निर्दलीय सांसद चुन के आए हुए हैं, उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपना सपोर्ट जो है वो दिया हुआ है। ऐसा करके नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को 300 प्लस एमएलएस का, 300 प्लस एमपीज का जो है, लोकसभा के एमपीज का वो समर्थन प्राप्त है। इसी की वजह से एनडीए अलायंस अभी तो फिलहाल फुल मेजोरिटी में दिख रही है। कल जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शपथ विधि ले रहे थे, तब विदेशी बहुत सारे जो इंडिया की नेवर फर्स्ट पॉलिसी है, उसमें से भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, ये जो पाकिस्तान छोड़ के जितने भी पड़ोसी है, उन पड़ोसियों के सारे जो भी राष्ट्र प्रमुख थे वो उपस्थित थे प्राइम मिनिस्टर 3.0 का शपथ विधि समारोह सेरेमनी में शामिल होने के लिए, समारंभ को देखने के लिए। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने अपने साथ साथ 72 मंत्रियों की भी शपथ विधि कराई। अब देखने दिलचस्प बात यह होगी कि ये जो एनडीए अलायंस है वो कितने दिन तक टिक सकता है, या प्राइम मिनिस्टर 3.0 का जो नरेंद्र मोदी 3.0 की जो गवर्नमेंट है वो कितने साल तक या कितने महीने तक अपनी गवर्नमेंट चला सकती है। क्योंकि हमने प्रीवियसली देखा है एनडीए के अभी जो दो प्रमुख पार्टीज हैं जिनकी वजह से ये गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुई है, चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड, इन दोनों की वजह से अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेजोरिटी में दिख रहे हैं लोकसभा के। ये प्रीवियसली एनडीए छोड़ के जा चुकी है, नरेंद्र मोदी को एक बार इन दोनों पार्टियां छोड़ के जा चुकी है। तो जितने भी पॉलिटिकल एनालिसिस है, जितने भी पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं या पॉलिटिकल टाइप के जो विशेषज्ञ हैं, उन्होंने बोला है कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट 5 साल पूरे कर पाती है क्या नहीं, ये उनको एक डाउट हमेशा बरकरार रहेगा। और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार कितनी बार्गेनिंग करके नरेंद्र मोदी से कितना सत्ता में अपने पेड़ बना सकते हैं, कितनी सत्ता में अपनी हिस्सेदारी ले सकते हैं, और कितना नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट से अपने अपने सूबे के लिए, अपने अपने पार्टी के लिए, अपने अपने मंत्रियों के लिए कितना बेनिफिट ले सकते हैं, ये भी एक देखने वाली दिलचस्प बात होगी। फिलहाल तो टीडीपी की तरफ से एक एक और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से एक एक मंत्रियों ने कल जो है शपथ ली हुई है, लेकिन आने वाले कुछ वक्त में हम देख सकेंगे कि नीतीश बाबू और नायडू बाबू नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को कितना ब्लैकमेल करते हैं या कितना प्रेशराइज करते हैं अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी बात जो है उस पर चलने के लिए। ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ये जो आर्मी की अग्निवीर योजना थी उसकी वजह से बहुत सारी कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई थी, बहुत सारा विरोध सहना पड़ा था नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को। अब नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट अग्निवीर जो योजना है इसको रिव्यू करने वाली है, उसमें कुछ चेंजेस करने वाली है, ताकि इस पर जो बहुत सारा बवाल हो रहा है, विरोध हो रहा है युवाओं की तरफ से, खास तौर पर जो कि मिलिट्री आर्मी में जाना चाहते हैं, उनका जो विरोध है उसको कम किया जा सके और उनको कुछ सेटिस्फाई किया जा सके, उनकी जो मांगे हैं उस पर रिव्यू किया जा सके और उनकी जो मांगे हैं उनको सॉल्व किया जा सके। अब जब नरेंद्र मोदी अपना तीसरी गवर्नमेंट का शपथ विधि ले रहे थे, तभी जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर आती है, उग्रवादियों ने जम्मू कश्मीर एक तीर्थ यात्रियों से जा रही बस पर अटैक कर देते हैं, और बस ड्राइवर जो है बस बचाने के चक्कर में, ये जो बुलेट्स उस पर फायर हो रहे थे, जो फायर हो रहे थे, आतंकवादी को चकमा देने के चक्कर में, बस बचाने के चक्कर में, उसकी खाई जो है, उसकी बस जो है वो खाई में गिर जाती है। वो अपनी बस से कंट्रोल खो देता है, बस खाई में गिर जाती है, जिसकी वजह से 10 तीर्थ यात्रियों की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है और 33 जो पैसेंजर्स थे, तीर्थ यात्री थे, वो सीरियसली इंजर्ड हो जाते हैं, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये जो बस थी शिव खेरा से, रियासी जिला जो जम्मू क्षेत्र का जो है, जम्मू कश्मीर का रियासी जिला, वहां पर शिव खोड़ी करके मंदिर है, शिव खोड़ी मंदिर से कटरा आ रहे थे, माता वैष्णो देवी के इधर कटरा, जम्मू कश्मीर जो कटरा फेमस एक टूरिस्ट स्पॉट, एक तीर्थ स्थल क्षेत्र है, एक टूरिस्ट स्पॉट भी है, वहां पर आ रहे थे। तब 5 से 6 उग्रवादियों ने बस को घेर कर गोलियां चलाई, उस पर अंधाधुंध फायरिंग की। ऐसा जो इस एक्सीडेंट में, इस जिन्होंने अपराध में जो सर्वाइव कर चुके हैं, जो टेररिस्ट
इंसिडेंट में सर्वाइव कर चुके हैं, उन्होंने मीडिया से बात करते वक्त बताया है। अब इससे पहले हमने देखा है कि पुंछ वगैरह में जो सुरक्षाकर्मी आर्मी के जो कॉर्डन्स चलते, जो व्हीकल चलते हैं, उस पर टेररिस्ट लोगों ने अटैक किया हुआ था और अटैक करके भाग जाते थे, पहाड़ों पे जाके छुप जाते थे या कहीं सिविल एरियाज में अंडर कवर हो जाते थे, जिसकी वजह से सुरक्षा एजेंसीज को और इंटेलिजेंस एजेंसीज को खासी दिक्कत आती थी उन्हें सर्च करने के लिए। अब एक नया पैटर्न देखा गया है। पहले टेररिस्ट लोग जो थे वो सुरक्षा एजेंसीज पर, मिलिट्रीज पर अटैक करती थी। ये शायद आर्टिकल 370 हटने के बाद फर्स्ट टाइम जो है वो तीर्थ यात्रियों पर, पेलग्रिम्स पर अटैक किया गया है टेररिस्ट लोगों की वजह तरफ से। ये इस्लामाबाद से, लाहौर से या रावलपिंडी से टेररिस्ट लोगों का एक जो पाकिस्तान की मिलिट्री से एक अलायंस है, उन्होंने नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट 3.0 की शपथ विधि पर ही शायद न्यू गवर्नमेंट को एक मैसेज देने की कोशिश की है, एक संदेश देने की कोशिश की है कि आपने पिछले 2 कार्यकाल में, पिछले 10 साल में जिस हिसाब से ऑपरेशन ऑल क्लियर जम्मू कश्मीर में और ऑपरेशन ऑल आउट, ये जो ऑपरेशन लॉन्च किए थे, जिसकी वजह से जो गांव या ग्रामीण क्षेत्र से वहां से टेररिस्ट लोगों का एकदम से सफाया कर दिया गया था, स्लीपर सेल्स हुआ या ग्राउंड वर्कर्स का एकदम टेररिस्ट लोगों को सफाया कर दिया था। टेररिस्ट लोगों को मजबूरन पहाड़ों पर, माउंटेन रेंज के केव्स में जाके रहना पड़ रहा था, जहां पर वो 2-2, 3-3 महीने नीचे राशन पानी लेने के लिए भी नहीं आ पाते थे। अब ये 3.0 मोदी गवर्नमेंट जो आई है, कोलिशन गवर्नमेंट आई हुई है एक साथ से, तो इस पर इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से टेररिस्ट के आकाओं जो थे, हाफिज सईद हुआ, सैयद सलाउद्दीन हुआ या मौलाना मसूद अजहर हुआ, इन्होंने आर्मी के आशीर्वाद से शायद मोदी गवर्नमेंट को एक मैसेज देने की कोशिश की हुई है कि इस तीसरे कार्यकाल में हमारे तरफ से आपको जम्मू कश्मीर और पंजाब रीजन में एक चैलेंज पेश किया जाएगा, एक चुनौती पेश की जाएगी। जो जम्मू कश्मीर के साथ साथ नरेंद्र मोदी को जो तीसरे कार्यकाल में चुनौती पेश करने वाली है, वो डोमेस्टिक में मणिपुर का जो इथनिकल वायलेंस है उसको फेस करना पड़ेगा, जम्मू कश्मीर टेररिज्म को फेस करना पड़ेगा। उसके साथ साथ पंजाब में एक जो खालिस्तानी मूवमेंट फिर से रिवाइव हो रही है, उसको भी फेस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही होगा खडूर साहिब से अमृतपाल सिंह और फतेहगढ़ से जो है बेअंत सिंह का बेटा, जिन्होंने इंदिरा गांधी के हत्यारों में से एक बेअंत सिंह, उसका बेटा जो है सुखबीर सिंह खालसा, ये चुन के आए हुए हैं। तो पंजाब जो है आने वाले समय में रेडिकलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो पंजाब में एक खालिस्तान का इशू हो सकता है। ये तो डोमेस्टिक प्रेशर हो गया जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को अपनी गवर्नमेंट बचाने के साथ साथ फेस करना होगा। इंटरनेशनली भी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को पाकिस्तान और चाइना के एग्रेशन से निपटना होगा, और पश्चिमी जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो कि ह्यूमन राइट, रूल ऑफ लॉ और माइनॉरिटीज, रिलीजियस फ्रीडम, इस टाइप से नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सकते हैं। ऑलरेडी पश्चिम में वेस्टर्न कंट्रीज खालिस्तानी प्रोपेगेंडा बहुत ही ज्यादा तंग से, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव तरीके से नरेंद्र मोदी को प्रेशराइज कर रहे हैं। हम हरप्रीत सिंह निज्जर हुआ या गुरपनवंत सिंह पन्नू, ये जो 2 नए मामले हैं जो कि लास्ट ईयर से कनाडा और अमेरिका के साथ इंडिया के चल रहे हैं, उसके बारे में हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं। ह्यूमन राइट, माइनॉरिटी और रूल ऑफ लॉ, इस संबंध में भी हम देख सकते हैं कि आने वाले फ्यूचर में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को ब्लैकमेल किया जा सकता है, प्रेशराइज किया जा सकता है। इसके अलावा जितने भी 56 इस्लामिक कंट्रीज हैं, वो भी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को एक इंडिया में जितने अल्पसंख्यक हैं उनके नाम में प्रेशराइज कर सकती है, या उनके नाम पर इंडिया पर एक प्रेशर क्रिएट करने का ट्राई कर सकती हैं। अभी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों फोरम पर मोदी गवर्नमेंट को अपने तीसरे कार्यकाल में निपटना होगा। उसके अलावा मोदी गवर्नमेंट को ये जो एनडीए अलायंस है उसको भी बनाए रखना होगा, ताकि नरेंद्र मोदी की जो तीसरा कार्यकाल है वो पूरा 5 साल तक चल सके। ये जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनली नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को एक चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं अपनी गवर्नमेंट बचाने के अलावा भी। तो आने वाला समय ही हमको बचाएगा कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट 3.0 कितने महीने तक, कितने साल तक रह सकती है और इंटरनेशनल कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने अपने पिछले 2 कार्यकाल में डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली बहुत ही एग्रेसिव तरीके से, बहुत ही इफेक्टिव तरीके से काम किया हुआ है। लेकिन जब से तीसरा कार्यकाल चालू होता है और नरेंद्र मोदी अपने बूते पर पूरी सीटें जीत नहीं पाए हैं, 242 के आसपास ही आके भारतीय जनता पार्टी सिमटी हुई है, तो तीसरे कार्यकाल में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को फूक फूक कर कदम रखने होंगे, ताकि उनकी गवर्नमेंट अपना कार्यकाल भी पूरा कर पाए और उन्होंने जो टारगेट रखा हुआ है 2047 का, 2047 का विकसित भारत का, उसको भी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जो है वो अचीव कर पाए और अपने तीसरे कार्यकाल में दुनिया की थर्ड इकोनॉमी, जो उन्होंने 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का एक सपना देखा हुआ है, एक टारगेट रखा है, उसको भी अचीव कर पाए। तो आने वाला समय कैसा होता है,
क्या क्या मोदी गवर्नमेंट को दिक्कतें आ सकती है और अलायंस उससे क्या क्या मांग सकता है, ये सब हम हमारे चैनल पर जरूर डिस्कस करेंगे। आप मेरा चैनल ट्रांसमीडिया फोरम लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।